आज हम शब्दों, कहानियों और उनके रचयिताओं की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हाँ, नमस्कार। हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़ा कुछ दिलचस्प मटेरियल है। बिल्कुल, जिसमें ढेर सारी भारतीय और कुछ अंतर्राष्ट्रीय किताबें और उनके लेखकों के नाम हैं। तो आज देखते हैं इनमें क्या खास है। हाँ, मकसद ये है कि इस जानकारी के सागर से कुछ जरूरी और दिलचस्प बातें निकालें। सही, मतलब कौन से लेखक मशहूर हैं, उनकी कौन सी कृतियां यादगार हैं और शायद कुछ ऐसी बातें जो साहित्य जगत के बारे में चौंका दें। जैसे वो डॉक्टर वाली बात आपने कही थी। हाँ, सोचिए, एक डॉक्टर जो पौराणिक कथाओं को बिल्कुल नए अंदाज में लिखता है, या फिर वो टेनिस स्टार जिनकी आत्मकथा का शीर्षक है एस अगेंस्ट ऑड्स। और वो विंग्स ऑफ फायर वाली बात भी काफी जानी पहचानी है। बिल्कुल। चलिए इन सब पर जरा विस्तार से बात करते हैं। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत करते हैं पौराणिक कथाओं की नए अंदाज से। देवदत्त पटनायक का जिक्र है सामग्री में। बताया गया है कि ये पेशे से डॉक्टर थे। अच्छा। और पौराणिक कथाओं को नए तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते हैं। 2 किताबों का नाम है सीता, एन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण, और जया, महाभारत की एक इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग। हाँ, ये दिलचस्प है कि कैसे आजकल के लेखक हमारी पुरानी कथाओं को मतलब आज के पाठकों के लिए दोबारा जिंदा कर रहे हैं। सही कहा। और पटनायक की मेडिकल पृष्ठभूमि शायद उन्हें इन कहानियों को एक अलग ही नजरिए से देखने में मदद करती होगी। जैसा कि जिक्र है नए तरीके से प्रस्तुत करना, ये सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। इसी तरह अमीश त्रिपाठी का भी जिक्र है। उनकी द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, जो शिवा ट्रिलॉजी का हिस्सा है, वो तो काफी चली। हाँ, बहुत। और उनकी दूसरी किताबें भी हैं, नागाओं का रहस्य, वायुपुत्रों की शपथ, सीता, मिथिला के योद्धा और लंका का युद्ध। इन लेखकों की लोकप्रियता ये दिखाती है कि भाई भारतीय इतिहास और हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें लोगों की गहरी दिलचस्पी है। बिल्कुल, खासकर जब कहानी कहने का अंदाज थोड़ा नया और दिलचस्प हो। ये एक तरह से अपनी जड़ों से जुड़ने जैसा भी है। अच्छा, ऐतिहासिक उपन्यासों की बात करें तो राजा राव का नाम है, कांतापुरा और द सर्पेंट एंड द रोप। हाँ, कांतापुरा में गांधी जी के सत्याग्रह और स्वतंत्रता संग्राम की झलक मिलती है। और एक प्राचीन रचना का भी जिक्र है, भवभूति की उत्तर रामचरित। भवभूति, हाँ, संस्कृत के बड़े नाटककार। उत्तर रामचरित रामायण के उत्तरकांड पर आधारित है। ये दिखाता है कि हमारी साहित्यिक जड़ें कितनी गहरी हैं। सही, ये रचनाएं इतिहास को सिर्फ फैक्ट्स की तरह नहीं बल्कि इंसानी कहानियों और संघर्षों के जरिए समझने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही कहा। चलिए अब आते हैं आत्मकथाओं पर, और यहाँ तो एक लंबी लिस्ट है। पहले खिलाड़ियों की बात कर लें। हाँ जरूर, आजकल स्पोर्ट्स ऑटोबायोग्राफीज का काफी चलन है। सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट ऑड्स। हाँ, टेनिस स्टार। फिर मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ, द फ्लाइंग सिख। हाँ, उनकी कहानी तो बहुत प्रेरणा देती है। और सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माय वे, ये तो बेस्टसेलर रही थी। बिल्कुल। कपिल देव की स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। वीवीएस लक्ष्मण की 281 एंड बियॉन्ड। इसका टाइटल उनके उस यादगार मैच से है। हाँ, वो कोलकाता टेस्ट, क्या पारी थी वो, तो किताब का नाम ही कहानी कह देता है। सही। फिर एमसी मैरी कॉम की अनब्रेकेबल, सुनील गावस्कर की सनी डेज और मेजर ध्यानचंद की गोल। ये सब किताबें सिर्फ खेल की बातें नहीं है, ये बताती हैं कि कैसे मेहनत, लगन और चुनौतियों से पार पाकर जीत हासिल की जाती है। शायद इसीलिए ये इतनी पढ़ी जाती हैं और परीक्षाओं में भी पूछी जाती हैं। ये सिर्फ खिलाड़ियों की नहीं, आम लोगों के लिए भी प्रेरणाएं हैं। खेल जगत से बाहर निकलें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, उनकी विंग्स ऑफ फायर तो शायद सबने सुनी होगी। हाँ, निश्चित रूप से, बहुत ही प्रभावशाली। और उनकी और भी किताबें जैसे इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, माई जर्नी। और उन्हें मिले सम्मानों का भी जिक्र है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। कलाम साहब की किताबें सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं बताती, बल्कि वो भारत के भविष्य का एक सपना भी दिखाती हैं। इंडिया 2020 खासकर, उनका पूरा जीवन ही एक मिसाल है। एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर। उनकी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीजा जी। और दिलचस्प बात यह है कि इस जानकारी के मुताबिक ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक के तौर पर इस्तेमाल होती है। ये अपने आप में इस किताब की अहमियत बताता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति के संघर्ष की कहानी नहीं है, ये सामाजिक अन्याय और शिक्षा की ताकत का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। बिल्कुल। अच्छा, राजनेताओं में लाल कृष्ण आडवाणी की माई कंट्री माई लाइफ और इंदिरा गांधी की माई ट्रूथ का नाम है। साहित्य से कमला दास की माई स्टोरी है। इन्हें नोबेल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अच्छा। ये जानकारी अहम है। और मनोरंजन जगत से भी कई नाम हैं,
प्रियंका चोपड़ा की अनफिनिश्ड, नसीरुद्दीन शाह की एंड देन वन डे, करण जौहर की एन अनसूटेबल बॉय। हाँ, और बलराज साहनी की मेरी फिल्मी आत्मकथा का भी जिक्र है। साथ ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय नाम भी है, नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्लासिक है ये तो। दलाई लामा की फ्रीडम इन एक्साइल, बेनजीर भुट्टो की डॉटर ऑफ डेस्टिनी। ये सभी किताबें अपने अपने दौर के संघर्षों और इतिहास को समझने में मदद करती हैं। मंडेला और दलाई लामा की कहानियां तो मानवाधिकारों की वैश्विक लड़ाई का प्रतीक हैं। मतलब आत्मकथाओं की ये लिस्ट दिखाती है कि हर क्षेत्र के लोग अपने अनुभव लिख रहे हैं। बिल्कुल, और हर कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। चलिए अब भारतीय साहित्य के कुछ और बड़े नामों की बात करते हैं जिन्होंने अंग्रेजी में लिखा। मुल्कराज आनंद, हाँ, अनटचेबल, कुली। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस का भी जिक्र है। आनंद अपने सामाजिक यथार्थवाद के लिए जाने जाते थे। मतलब उन्होंने समाज की कड़वी सच्चाइयों जैसे जाति प्रथा, गरीबी, इनको अपनी कहानियों का विषय बनाया। अनटचेबल तो बहुत ही मार्मिक किताब है। फिर है आर.के. नारायण और उनका मालगुडी। मालगुडी, हाँ, वो काल्पनिक शहर। मालगुडी डेज, स्वामी एंड फ्रेंड्स, द गाइड, कई किताबों का नाम है। उन्हें द गाइड के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण भी मिला। नारायण की खूबी थी उनकी सहजता, आम किरदारों और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां। मालगुडी तो जैसे एक जीता जागता कस्बा बन गया था। बिल्कुल, द गाइड पर तो फिल्म भी बनी थी। हाँ, बहुत मशहूर फिल्म थी। नारायण का योगदान भारतीय अंग्रेजी साहित्य में बहुत बड़ा है। विक्रम सेठ की ए सूटेबल बॉय का भी जिक्र है। काफी बड़ा उपन्यास है ये। हाँ, बहुत विस्तृत। विभाजन के बाद के भारत का सामाजिक, राजनीतिक माहौल, पारिवारिक रिश्ते, सब कुछ बड़ी गहराई से बुना है सेठ ने। और फिर आते हैं बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, 1997 की विनर। उनकी और भी किताबें हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कैपिटलिज्म। रॉय अपनी बेबाक लेखन शैली और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय के लिए जानी जाती हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया। फिर किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, 2006 की बुकर विजेता। हाँ। और अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर, 2008 के बुकर विजेता। उनकी सिलेक्शन डे और एमनेस्टी का भी नाम है। अडिगा का द व्हाइट टाइगर भारत के बदलते समाज और उसकी असमानताओं पर एक तीखा व्यंग्य है। बहुत दमदार लेखन है। और सलमान रुश्दी, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, 1981 के बुकर विजेता। उनकी शेम, द सैटेनिक वर्सेस, क्विक्सोटे का भी उल्लेख है। रुश्दी और उनका मैजिकल रियलिज्म यानी यथार्थ और कल्पना का मिश्रण। मिडनाइट्स चिल्ड्रन तो भारत के इतिहास को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती है। इन सभी बुकर विजेताओं ने भारतीय अंग्रेजी लेखन को एक नई पहचान दी है वैश्विक मंच पर। सही कहा। अच्छा, अंग्रेजी के बाद अब हिंदी साहित्य के कुछ रत्नों की बात करें। मुंशी प्रेमचंद का नाम तो सबसे ऊपर है। हाँ, उपन्यास सम्राट। गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, कफन, ईदगाह, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, लिस्ट लंबी है। प्रेमचंद जी का हिंदी साहित्य में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने आम आदमी की जिंदगी, किसानों के दुख दर्द, सामाजिक कुरीतियों को अपनी कहानियों का केंद्र बनाया। गोदान तो भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य ही है। बिल्कुल। फिर जयशंकर प्रसाद की कामायनी का जिक्र है, जिसे महाकाव्य कहा गया है। कामायनी हिंदी छायावादी काव्य की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, इसमें दर्शन है, मनोविज्ञान है और आधुनिक जीवन की चिंताएं हैं। और तुलसीदास की रामचरितमानस, अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य। रामचरितमानस तो सिर्फ साहित्य नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति का हिस्सा है। इसने राम कथा को घर घर पहुंचाया। और कबीर का बीजक, कबीर की साखियां, उनके दोहे, समाज पर सीधा प्रहार, उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, भवभूति का जिक्र पहले भी आया था, उत्तर रामचरित, महावीर चरित, मालती माधव। संस्कृत नाटक परंपरा के बड़े स्तंभ। भीष्म साहनी की तमस, विभाजन की त्रासदी पर। तमस पढ़ना एक बहुत ही गहरा अनुभव है। विभाजन का इतना सजीव और दर्दनाक चित्रण शायद ही कहीं और मिले। वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी और हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का भी नाम है। मधुशाला तो अपनी गेयता और दर्शन के लिए आज भी उतनी ही लोकप्रिय है। ये सारे नाम दिखाते हैं कि हिंदी साहित्य कितना समृद्ध और विविध है। बिल्कुल। अब कुछ और समकालीन लेखकों पर आते हैं। चेतन भगत का नाम है 5 Point Someone, हाफ गर्लफ्रेंड। हाँ, चेतन भगत ने एक तरह से युवाओं की नब्ज पकड़ी, उनकी भाषा, उनके मुद्दे, इसीलिए वो इतने पॉपुलर हुए। और झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। लाहिड़ी प्रवासी भारतीय अनुभवों को बड़ी संवेदनशीलता से लिखती हैं।
पहचान का संकट, दो संस्कृतियों के बीच का द्वंद्व। एक और पसंदीदा लेखक रस्किन बॉन्ड, हाँ, पहाड़ों के लेखक। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, रोड्स टू मसूरी, द ब्लू अम्ब्रेला, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, कई नाम हैं। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण भी मिला है। बॉन्ड की कहानियों में एक अजीब सी शांति और मासूमियत होती है। प्रकृति, छोटे शहर, आम लोग, उनकी भाषा बहुत सरल और दिल को छूने वाली है। हर उम्र के लोगों ने पसंद करते हैं। कुछ और दिलचस्प नाम है इस लिस्ट में। शशि थरूर, शो बिजनेस। राजनीति के अलावा लेखन में भी सक्रिय। अमिताभ घोष, द ग्लास पैलेस, सी ऑफ पॉपीज और द लिविंग माउंटेन का जिक्र है, जो महामारी के दौरान लिखी गई। घोष का लेखन बहुत व्यापक फलक पर होता है। इतिहास, पर्यावरण, प्रवास। द लिविंग माउंटेन में प्रकृति और महामारी का संबंध ये बहुत सामयिक विषय है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन का भी नाम है। लज्जा, बेशरम। हाँ, उनका लेखन काफी विवादास्पद रहा है, खासकर लज्जा। नरेंद्र मोदी की एग्जाम वॉरियर्स। मंजरी जरूहर, बिहार की पहली महिला आईपीएस। उनकी किताब मैडम सर। अच्छा। अभिनेता आयुष्मान खुराना की क्रैकिंग द कोड और अनुपम खेर की योर बेस्ट डे इज टुडे और लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ये दिखाता है कि अब लेखन का दायरा कितना बढ़ गया है। अलग अलग प्रोफेशन के लोग अपने अनुभव और विचार किताबों के जरिए साझा कर रहे हैं। सही। आखिर में कुछ विश्व प्रसिद्ध क्लासिक्स का भी जिक्र जरूरी है। विलियम शेक्सपियर, द बार्ड, हाँ, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, द कॉमेडी ऑफ एरर्स, उथेलो, मैकबेथ, जूलियस सीजर, एज यू लाइक इट, कई नाटकों के नाम है। शेक्सपियर के बिना तो अंग्रेजी साहित्य अधूरा है। उनके नाटक आज भी दुनिया भर में खेले और पढ़े जाते हैं। मानवीय भावनाएं, ईर्ष्या, प्रेम, महत्वाकांक्षा, सब कुछ है उनमें। लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस, एक महाकाव्य, युद्ध और शांति पर, जिंदगी के मतलब पर। डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो, एडवेंचर और सर्वाइवल की कहानी इसे पहले उपन्यासों में गिना जाता है। जॉनथन स्विफ्ट की गलिवर्स ट्रैवल्स, अलेक्जेंडर डूमा की द थ्री मस्केटियर्स। गुलिवर्स ट्रैवल्स एक जबरदस्त व्यंग्य है और थ्री मस्केटियर्स रोमांच से भरपूर। मार्गरेट मिशेल की गॉन विद द विंड, पुलित्जर विजेता। एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड की द ग्रेट गैट्सबी। गॉन विद द विंड अमेरिकी सिविल वॉर की पृष्ठभूमि पर एक एपिक कहानी है और द ग्रेट गैट्सबी अमेरिकन ड्रीम पर एक क्लासिक। और जाहिर है J.K. राउलिंग और हैरी पॉटर श्रृंखला द इकाबॉग का भी नाम है। हैरी पॉटर ने तो पूरी दुनिया में बच्चों और बड़ों को पढ़ने का चस्का लगा दिया। कुछ और संदर्भ भी हैं, जैसे जेम्स मिल की द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हाँ, ये किताब भारत के ब्रिटिश नजरिए को समझने के लिए अहम है, हालांकि विवादास्पद भी रही है। चार्ल्स विल्किंस का नाम है, जिन्होंने भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया। ये एक महत्वपूर्ण काम था जिसने भारतीय दर्शन को पश्चिम तक पहुंचाया। और जोहान गुटेनबर्ग का जिक्र है, पहली प्रिंटेड किताब बाइबल। गुटेनबर्ग और प्रिंटिंग प्रेस ने तो ज्ञान के प्रसार में क्रांति ला दी। ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ हमें साहित्य को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करते हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा में हमने देखा कि भारतीय साहित्य कितना विविध और समृद्ध है। हाँ, पौराणिक कथाओं के नए रूपों से लेकर आधुनिक उपन्यासों तक, खिलाड़ियों की आत्मकथाओं से लेकर दार्शनिक ग्रंथों तक, और साथ ही विश्व साहित्य की कुछ महत्वपूर्ण कृतियों की झलक भी मिली। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किताबें हमें अलग अलग तरह की जिंदगियों, विचारों और दुनियाओं से जोड़ती हैं। सही। चाहे वो प्रेमचंद का ग्रामीण भारत हो, कलाम का सपनों का भारत या रुश्दी का जादुई यथार्थवाद, हर लेखक हमें एक अनूठा नजरिया देता है। बिल्कुल। और ये जो स्रोत सामग्री है, भले ही ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, ये हमें याद दिलाती है कि साहित्य और लेखक हमारे सामान्य ज्ञान और सांस्कृतिक समझ का एक जरूरी हिस्सा है। निश्चित रूप से। सच में किताबों और उनके पीछे की कहानियों की दुनिया कभी खत्म नहीं होती। जितनी खोजो उतनी नई बातें पता चलती हैं। बिल्कुल। और ये हमें कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे आज हमने इतनी सारी आत्मकथाओं पर बात की। हाँ। तो एक सवाल मन में आता है, ये जो व्यक्तिगत कहानियां होती हैं, खासकर जो जानी मानी हस्तियां लिखती हैं, ये इतिहास को समझने में हमारी कितनी मदद करती हैं, या कहीं ये हमें भटका भी सकती हैं? मतलब क्या किसी की अपनी सुनाई कहानी पूरी सच्चाई बयान कर सकती है, या उसमें हमेशा एक चुना हुआ नजरिया, एक व्यक्तिगत रंग चढ़ा होता है? बिल्कुल। क्या वो इतिहास का एक पक्षपाती संस्करण हो सकता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए। हाँ, तो इसी विचार के साथ मुझे लगता है आज की इस साहित्यिक यात्रा को यही समाप्त करते हैं। बिल्कुल।
सुनने वालों के लिए भी ये एक सोचने का बिंदु है।